ठीक है। अभी एसबीआर आता ही आपको आधा। तो अगेन विल स्टार्ट विद द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एफआर में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था, बट अगेन वापस कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसबीआर में जो क्वेश्चंस आएंगे दैट इज मोर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रादर देन कैलकुलेशन पार्ट। सो जिन्होंने प्रोफेशनल लेवल का एक आध एग्जाम दे दिया है उनको पता है कि प्रोफेशनल लेवल पे थोड़ा सा, क्योंकि हाँ एक जो भी आपके पास वो एमसीक्यूज वगैरह आते थे वो अभी कुछ नहीं आएगा। कैलकुलेशन जैसे एफआर में आपको पूछ रहे थे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दो, तो वो पूरा को पूरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पूछेंगे। कौन से सिचुएशन में क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको चूज करना है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज आप आगे हम जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे पता चला कि एवरीथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द फ्रेमवर्क एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। जो भी स्टैंडर्ड में ट्रीटमेंट बोला है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, वो अक्रूवल बेसिस है, प्रूडेंस है, गोइंग कंसर्न है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, वो सब वहीं से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है। सो एग्जामिनेशन में भी जब आपको कुछ एडवाइस करना है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, या फिर रियल वर्ल्ड में भी इफ यू अंडरस्टैंड दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि क्या होगा, सो अगेन जितना आपका फ्रेमवर्क, जितना आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दी अकाउंटिंग पार्ट। सो पहले बात करते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहाँ पे यूज होता है। सो इट इज यूज्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड व्हेन डेवलपिंग और रिवाइजिंग द आईएफआरएस और आईएएस स्टैंडर्ड। सो जब कोई नया स्टैंडर्ड डेवलप करना है या तो फिर कोई एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में मॉडिफिकेशन करना है। अगेन ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स है वो ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स है। जैसे आप बोलो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सो आपको बोलेगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंटिंग कैसे होगा। फिर हमारे पास इन्वेंट्री के लिए स्टैंडर्ड है, सो वो दैट विल टॉक अबाउट इन्वेंट्री अकाउंटिंग। लीज का स्टैंडर्ड है तो लीज अकाउंटिंग। बट ये सारी चीजों में देखो, इन्वेंट्री क्या है, एसेट है। लीज क्या है, लायबिलिटी है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट। सो एक बेस जो फंडामेंटल रूल्स है, जो थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स है, वो फ्रेमवर्क में आते हैं कि भी एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होगा, एक्सपेंस क्या होगा, और इक्विटी क्या होगा। सो एसेट किसे बोलते हैं, वो थियोरेटिकल प्रिंसिपल हो गया, बेसिक रूल हो गया। फिर उसके हिसाब से आप एसेट को अलग अलग कैटेगरी में डालो। टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, फाइनेंशियल एसेट, नॉन फाइनेंशियल एसेट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सब अलग अलग चीज है। बट बेस क्या है कि फ्रेमवर्क की एसेट क्या होता है। तो वही चीज का काम है फ्रेमवर्क, क्योंकि फ्रेमवर्क ये बेसिक चीजों के बारे में बात कर। सो अगर कोई हमें नया एसेट रिलेटेड स्टैंडर्ड डेवलप करना है या फिर कोई एग्जिस्टिंग एसेट रिलेटेड स्टैंडर्ड है जिसमें मॉडिफिकेशन करना है, सो देर आर फ्यू बेसिक रूल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड विच इज गिवन इन अ फ्रेमवर्क। कि भाई एसेट क्या होता है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल फ्रेमवर्क में है, उसी के आसपास रह के आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आप कोर प्रिंसिपल छोड़ नहीं सकते। सो एक हो गया, कौन यूज करेगा, द बोर्ड when developing or revising the standard. And second one, used by preparers of the financial statement when no relevant IFRS or IRS standard exist. So यानी कि जब हमारे पास कोई बिजनेस में ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है कि एज ऑफ नाउ आई डू नॉट हैव अ स्टैंडर्ड अवेलेबल। फॉर एग्जांपल आज की डेट में देखो तो आप क्रिप्टो करेंसी की बात करो, डिजिटल टोकन्स की बात करो, सो एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो आपको बताता है कि क्रिप्टो करेंसी का अकाउंटिंग कैसे होगा, हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो ऐसे सिचुएशन में अभी हमारा क्रिप्टो करेंसी ऐसा है कि कुछ एंटिटीज हैं जो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, एज इफ लाइक दे आर ट्रीटिंग इट एज अ करेंसी। कुछ कंपनीज ऐसे हैं कि जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके रखा है।
सो अगेन एक साइड देखो तो वो आपका करेंसी की तरह ट्रीट करे, दूसरी साइड अब देखो तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। सो एज ऑफ नाउ उस पे क्लियर कट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है कि कैसे उसका अकाउंटिंग होना चाहिए। तो भाई ऐसे केस में क्या करेंगे, भाई आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉलो करना है कि जब आपके पास कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है बट वो ट्रांजेक्शन तो हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, बट रिकॉर्ड कैसे करें। तो फिर आप चले जाओ बेसिक रूल्स और फिर देखो कि यहाँ पे आप क्या चीजें अप्लाई हो सकती है। आर्यन, वीडियो ऑन। सो इम्पोर्टेंस क्या है फ्रेमवर्क का, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि दे आर थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट दैट अंडरलाइन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो बेसिक रूल्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे और उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती है: एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और इक्विटी। सो बेसिक थ्योरेटिकल रूल्स कि भाई आपको अक्रूवल फॉलो करना है, आपको गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वो सारी चीजें क्या है वो फ्रेमवर्क के अंदर दिया। सो अगर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं होता, so accounting standards would be produced on a haphazard basis as particular issues and circumstances arise। so अगर आपके पास एक बेसिक गाइडेंस, बेसिक रूल्स नहीं है, जैसे मेरे पास एसेट क्या होता है, एसेट का डेफिनेशन ही नहीं है, लेकिन एसेट तो हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज के, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, करंट एसेट में भी अलग अलग टाइप के, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स। तो फिर एसेट का अकाउंटिंग कैसा, तो जिसका जो मर्जी है कि वो वैसे करेंगे नहीं, तो इसलिए फ्रेमवर्क जरूरी। सो बैकग्राउंड क्या है फ्रेमवर्क का, तो इनिशियली conceptual framework of financial reporting was issued in 1989। फिर 2004 में काफी टाइम के बाद लगा कि अभी ये काफी पुराना हो चुका है, अभी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ अपडेट्स करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द रीसेंट चेंजेस। सो इन 2004 आईएसएबी यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और एफएएसबी यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो यूएस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट किया कि चलो अब हमारा रिस्पेक्टिव फ्रेमवर्क जो है वो हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि यूएस में अभी भी अप्लाई होता है यूएस गैप। सो उनका अपना फ्रेमवर्क है, बट ज्यादातर सेम ही होता है, बट अगेन दे आर नॉट फॉलोइंग आईएफआरएस, दे आर स्टिल फॉलोइंग द यूएस गैप। तो ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 2004 में, उसकी वजह से उन्होंने 2010 में एक क्या किया, अगेन नया फ्रेमवर्क इश्यू किया इन 2010। जो 1989 का फ्रेमवर्क था उसमें से ज्यादातर टेक्स्ट सेम कैरी फॉरवर्ड किया गया इसमें, बट कुछ चीजों को रिवाइज किया गया। अब ये जो रिवीजन वाले चैप्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। रिपोर्टिंग मतलब क्या, रिपोर्टिंग यानी कि किसी और को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, हम अपने आप को रिपोर्ट नहीं करेंगे। और आईएफआरएस, आईएएस अप्लाई किसको होता है, दिस इज एप्लीकेबल टू दोज कंपनी हु आर पब्लिकली लिस्टेड, कि जिसमें ओनर्स और पब्लिक का, इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, और मैनेज कौन कर रहा है, डायरेक्टर। सो ओनर्स ऑफ द कंपनी अलग है और दोस हु आर मैनेजिंग द बिजनेस दे आर डिफरेंट। सो देयरफॉर दिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज लिस्टेड कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों करते हैं, ताकि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। ये 2004 में इसमें अपडेट किया गया। अच्छा, तो ये बोल रहे कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि कोई भी इंफॉर्मेशन दे दो। सो बोले इंफॉर्मेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, सो वो भी अपडेट किया गया इनटू 2004 फ्रेमवर्क। तो उसके बाद फिर ये प्रोजेक्ट जो है उन्होंने बंद कर दिया।
लेकिन 2004 में और फिर भी कुछ और रिक्वायरमेंट है कि नहीं, अभी भी कुछ मिसिंग है ये फ्रेमवर्क में। स्टिल देर आर सम क्रिटिसिज्म विच इज देयर। तो क्या आया बोले कि इट डिड नॉट कवर सर्टन एरियाज लाइक डी रिकग्निशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। चलो फ्रेमवर्क तो है, लेकिन डी रिकग्निशन मतलब क्या? व्हाट डू वी मीन बाय डी रिकग्निशन? बोलो हार्दिक। और फोन पे देख रहे हो ना लेक्चर, कि लैपटॉप है? नो सर, वो प्रिंट नहीं कराया ना स्पाइडर से, लैपटॉप में पीडीएफ ओपन है और टैब में दिख रहा बड़े स्क्रीन पे ही देखो, ठीक है? हूँ। कभी भी चल मेक श्योर बड़े स्क्रीन, कोई भी फोन फोन में नहीं देखो, वरना आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, सो मेक, हाँ नहीं, चलो स्क्रीन बताओ। बड़ी है सर। हाँ बस वही चीज, बड़ी स्क्रीन पे देखना है। क्या होता है बोलो, डी सर, रिकग्निशन। रिकॉग्निशन रिमूव करना टाइप ऑफ। हम्म। क्या रिमूव करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डिस्क्लोजर यानी कि निकालते हैं ऐसे कुछ। डिस्क्लोजर तो अलग से दिया हुआ है वर्ड। सॉरी, डी रिकॉग्निशन नॉट डिस्क्लोजर। फाइनेंस, तो क्या डी रिकग्नाइज करेंगे? उसे रिमूव करेंगे। बट किसको? एसेट लायबिलिटीज कुछ भी। हाँ, सो किसको रिमूव करेंगे? जो आप रिकॉर्ड क्या करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? एसेट इनकम, लायबिलिटीज। एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, तो उसी चीज को डी रिकॉग्नाइज कब करना डी चाहिए? डी रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन के टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? तो बोले उस चीजों पे अभी भी गाइडेंस मिसिंग है। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि अभी भी प्रेजेंटेशन के बारे में, अगेन सम स्पेसिफिक से अभी भी वो मिस कर रहा है कि प्रेजेंटेशन लाइक से बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं इनटू बिजनेस की जो वन टाइम एक्सपेंस होते हैं, लाइक रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस। सो रीऑर्गेनाइजेशन एक ही बार होगा कि चलो भाई, कंपनी के पास दो सेगमेंट में काम कर रहे हैं, एक सेगमेंट से चाहिए उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, और मे बी कि चलो शायद वो लॉस मेकिंग सेगमेंट है, तो क्या करे, वो एक सेगमेंट बंद कर दिया, दूसरे सेगमेंट को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया। अभी रीऑर्गेनाइज करने के लिए काफी मटीरियल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस हुआ, या फिर आप जो इम्पेयरमेंट प्रोवाइड करते हो एसेट के लिए, अभी ये सारे एक्सपेंस क्या है कि दिस आर वन ऑफ एक्सपेंस, दिस आर नॉट रिकरिंग एक्सपेंसेस। सो ये रिकरिंग नहीं है, तो आइडियली उसको अलग दिखाना चाहिए, ताकि यूजर को पता चले कि दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस विच इज नॉट गोइंग टू रिपीट इन द अपकमिंग अकाउंटिंग पीरियड, सो दैट द क्वालिटी। बट अगेन कि भी ऐसी कोई चीजों में प्रेजेंटेशन पे अभी भी दिस आर नॉट येट कवर्ड। फिर बोला डिस्क्लोजर भी कुछ एरिया में कवर नहीं किया गया है। तो डिस्क्लोजर यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन विच कैन हेल्प यूजर टू अंडरस्टैंड ट्रांजेक्शन इनटू मोर इफेक्टिव वे। फिर बोला कुछ एरियाज में गाइडेंस अभी भी अनक्लियर है, यानी कि मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। सो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एफआर अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हर जगह पे हम कहते हैं कि रिलायबल मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, हर जगह वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो बोले जब ये मेजरमेंट अनसर्टेन हो तो क्या करेंगे? सो बेसिकली अगर अगर याद हो तो अपने अमेजोन का अगर आपको एग्जांपल याद है, तो अमेजोन क्या करता है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, राइट? वो क्या करता है, हर एक आपका जो प्रोडक्ट आपको बेचता है वो उसमें 15 या 20 दिन का रिटर्न पॉलिसी उसमें होता है कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो आप रिटर्न कर सकते हो। अभी अमेजोन तो क्या है कि चलो इतने टाइम से इतने लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, सो उनको एक आइडिया है कि अगर हम 100 यूनिट बेचते हैं तो वो 100 यूनिट में से कितने कस्टमर रिफंड रिक्वेस्ट के साथ आएंगे, बिकॉज उसके पास उनका डेटा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका जो सेल हो रहा है, दे हैव अ ट्रैक ऑफ दिस। सो अगेन कि जो रिफंड के लिए आएगा वो हमें रिफंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। बट अगर मान लो कि हमने ऐसा कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस इसमें नहीं है, वी आर न्यू स्टार्टअप कंपनी, बट हम भी ये 15-20 दिन का पॉलिसी दे रहे हैं। बट मुझे अभी नहीं पता कि अगर मैंने 100 यूनिट्स बेचा तो उसमें से कितने कस्टमर रिफंड के लिए मेरे पास आएंगे।
वो 10 कस्टमर भी हो सकते हैं और 70 कस्टमर्स भी हो सकते हैं। अभी हमें रिकॉर्ड करना है प्रोविजन, कि जो अगर कस्टमर रिफंड रिक्वेस्ट के साथ आता है तो हमें उनको पैसा वापस देना पड़ेगा। पैसा वापस देना पड़ेगा यानी कि वो हमारा ऑब्लिगेशन हो गया, तो हमें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोविजन क्या है? एक तरीके का लायबिलिटी। हम जो यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए क्या? तो हम आगे देखेंगे कि भाई यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में, कि कंपनी में फ्यूचर में कितना कैश इनफ्लो होगा, कितना कैश आउटफ्लो होगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो में दो चीजें आती है, कि टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो और अमाउंट ऑफ द कैश। सो अगर मैं इस केस में मैं मान चलो रैंडमली मैंने नया स्टार्टअप है, मुझे नहीं पता कितने कस्टमर्स आएंगे, मैंने प्रोविजन क्रिएट कर दिया 10 कस्टमर के हिसाब से, कि मुझे लगता है कि 10 कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे तो मुझे 10 लोगों को रिफंड देना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैंने प्रोविजन क्रिएट किया। बैलेंस शीट में 10 यूनिट का प्रोविजन है, तो यूजर को क्या इंप्रेशन आएगा? उनको लगता है कि हाँ, ये 10 प्रोडक्ट के लिए कैश फ्लो होने वाला है, कैश आउटफ्लो ये 10 प्रोडक्ट का ही होगा, लेकिन एक्चुअल 70 कस्टमर्स आ गए, तो इन्फॉर्मेशन गलत हो गया। अच्छा, मैंने 70 कस्टमर्स का कर दिया, लेकिन एक्चुअल 10 आ गए, सो अनसर्टेनिटी। सो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? प्रोविजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? प्रोविजन करोगे तो आप उसको कैसे मेजर करोगे? तो ऐसे कुछ एरियाज में बोले अभी भी गाइडेंस अनक्लियर। फिर बोले कि कुछ एस्पेक्ट्स जो है वो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, कि भी एसेट का रिकग्निशन क्राइटेरिया, लायबिलिटी क्राइटेरिया अब वो आउट ऑफ डेटेड है, तो अभी भी उसको थोड़ा सा अपडेशन की जरूरत है, ये इंडस्ट्री से डिमांड आया। सो आफ्टर दैट वापस प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बार सिर्फ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यूके ने यह स्टार्ट किया, इसमें एफएएस भी उनके साथ में नहीं था। अच्छा, तो कभी भी ऐसा कोई नया फ्रेमवर्क, नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करना होता है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि पहले इश्यू होता है डिस्कशन पेपर। सो डिस्कशन पेपर यानी कि चलो हम एक डिस्कशन पेपर हो कि चलो आप अपने अपने व्यूज बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन से एरिया में अभी गाइडेंस नहीं है, कुछ में ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, क्या चीज आउट ऑफ डेट हो चुका है। तो सब अपने जो ओवरऑल वर्ल्ड जो भी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, वो सारे अपने व्यू पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करेंगे। वो होता है कि डिस्कशन पेपर। सो 2013 में डिस्कशन पेपर इशू हुआ। अच्छा, उसके ऊपर फिर ये फीडबैक आता है। सो पहले क्या हुआ कि देखो ये जो सारे क्रिटिसिज्म थे कि भी इतने एरियाज चाहिए, सो उसके ऊपर आईए से भी एक डिफाइन करते हैं कि चलो हाँ, ये एरियाज है, इसमें हम ये सोच रहे हैं कि कितनी चीजें हम अपडेट करेंगे, एज ये अकाउंटिंग होगा। अभी डिस्कशन पेपर बोले कि जो आप अपने व्यू पॉइंट्स बताओ। अच्छा, वो व्यू पॉइंट को कंसीडर करने के बाद चेंजेस होगा वापस। अब जैसे मैंने बोला कि चलो फॉर एग्जांपल आप बताओ कि चलो मुझे लगता है कि मेरे पास 2 स्लॉट है, दोपहर 2 बजे क्लास करते हैं या तो शाम को 6 बजे करते हैं। ये मेरा थिंकिंग था। फिर मैंने बोला चलो आप कंफर्म करो, वो डिस्कशन पेपर हो गया। अच्छा, आपने बोला 2 बजे। अच्छा, 2 बजे के हिसाब से फिर क्या होगा कि फिर उसके हिसाब से हम अमेंडमेंट करेंगे। फिर वो डॉक्यूमेंट वापस इश्यू होगा कि भाई ठीक है, जो आपने सजेशंस दिए, जो मेरा थिंकिंग था, वो सबको मिला के ये एक एक्सपोजर ड्राफ्ट हुआ। इसको वापस रिव्यू करो कि अभी भी लगता है कि आपको इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ और अपडेट करने की जरूरत है। और वो फीडबैक आने के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट इश्यू होता है। तो ये जो डिस्कशन पेपर इश्यू हुआ, दैट वाज इन 2013। After receiving feedback on this discussion paper, an exposure draft was issued in 2015। 2015 में ड्राफ्ट फ्रेमवर्क इश्यू हुआ, उस पे भी फीडबैक आया। वो फीडबैक सारे कंसीडर करने के बाद 2018 में रिवाइज्ड फ्रेमवर्क इश्यू हुआ, दैट वाज द फाइनल कॉपी। एंड आज की डेट में भी हम जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, वो फ्रेमवर्क कौन सा है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, which was revised in 2018। सो 2018 में जो रिवाइज किया गया वो
फॉर्मेट हम यूज, सॉरी वो फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आर्यन किधर हो? सर इधर ही ऊपर थोड़ा नेटवर्क इशू आज। या तू अच्छा वाला सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क ले ले। हाँ सर जरूर। कैसा रहा पेपर? टफ था सर। अटेंड किया पूरा? 2-3 मार्क का रह गया सर लास्ट में। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ना अच्छे से? गॉड्स प्लान सर अब तो। आप नहीं, आपको क्या लगता है, बट थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो होगा ना जितना लिखा है उस पे। हाँ उसके हिसाब से तो हो जाना चाहिए। बस ठीक है, बस और क्या चाहिए। तो फ्रेमवर्क में जैसा बोलते कि व्हाट इज द पर्पस, सो इट असिस्ट बोर्ड टू डेवलप द न्यू IFRS standard, preparers of the financial statements when no IFRS standard applies to particular transaction, and all parties when understanding and interpreting the IFRS standard. So board काम क्या है फ्रेमवर्क का? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड नया डेवलप करना है, स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क यूज होगा। जब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, हमें ट्रीटमेंट करना है, क्या लेना है, बेस लो आप आपके क्या फ्रेमवर्क का। और बाकी के दूसरे यानी कि हम इन्वेस्टर्स, ना तो मैं बोर्ड हूं ना मैं कंपनी हूं, मुझे तो इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे अगर इन्वेस्ट करना है तो मुझे कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अकाउंटिंग समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, वी IFRS स्टैंडर्ड को इंटरप्रेट करना है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मुझे हेल्प करेगा कि हाउ टू इंटरप्रेट द IFRS स्टैंडर्ड। बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, so it does not override the requirement in particular IFRS standard. So जब, जैसे मैंने बोला, फ्रेमवर्क वो एसेट के बारे में बात करता है, बट उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, IFRS 9 रिसीवेबल के लिए हमारे पास एक एक एसेट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। तो हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रेफरेंस पहले आएगा। सो फ्रेमवर्क कभी भी ओवरराइड करेगा नहीं। तो अभी जो 2010 का फ्रेमवर्क, पहले जो 2004 में मीटिंग हुआ, 2010 में उन्होंने इश्यू किया, तो उसमें दो चीजें रिवाइज किया था। एक ऑब्जेक्टिव, सो ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। किसके यूजर्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स। अच्छा, उनको इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्योंकि उनको अपने इकोनॉमिक डिसीजंस, यानी कि अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कंपनी को लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें सो कौन सा इंडस्ट्री सेक्टर में क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, तो दे कैन अकॉर्डिंगली प्लान देयर पॉलिसीज फॉर द बिजनेस। एम्प्लॉय की बात करें तो उनको क्या इंटरेस्ट है कि भाई हाँ ये कंपनी कितना स्टेबल है, कंपनी में ग्रोथ क्या हो रहा है, तो भाई उनके ऊपर कि भाई मुझे फ्यूचर जॉब सिक्योरिटी कितना है, पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए क्या चांसेस है वो है। तो हर एक यूजर का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, सो उनको अपना डिसीजन लेना है, उसके लिए उनको चाहिए इंफॉर्मेशन, और इसलिए हम क्या करते हैं, वी डू फाइनेंशियल रिपोर्ट। अभी डिसीजन लेना है तो जैसे मतलब डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, तो डिसीजन लेने के लिए असेसमेंट करना पड़ेगा एंटिटी के पोटेंशियल फ्यूचर कैश फ्लो and management stewardship about the entity's economic resources। तो कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो क्या होगा और कंपनी का मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव है कि जो उनके रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करके कितना कैश फ्लो जनरेट कर पाएंगे। दो चीजों में इंटरेस्ट है यूजर को। और जब आप बात करते हो पोटेंशियल फ्यूचर कैश फ्लो की,
सो फ्यूचर कैश फ्लो में दो चीजें, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो एंड अमाउंट ऑफ कैश फ्लो। तो आप जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अभी तक आपने बनाया, बैलेंस शीट, उसमें हम क्या करते हैं, बाइफरकेशन, करंट और नॉन करंट में बाइफरकेशन आता है। वो करंट नॉन करंट का बाइफरकेशन से आपको क्या पता चलता है? करंट यानी कि अगर एसेट है तो ये नेक्स्ट 12 मंथ्स में रियलाइज हो जाएगा, लायबिलिटी है तो ये नेक्स्ट 12 मंथ्स में पेमेंट होगा। लाइकवाइज नॉन करंट एसेट के लिए, कि कोई नॉन करंट एसेट है, सो हम ये अज्यूम करते हैं कि भी ये जो एसेट है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कंपनी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। लायबिलिटी है तो ये 12 महीने से ज्यादा टाइम में हम पे करने वाले हैं। क्यों? अगेन देखो, आया फ्रेमवर्क से आया। क्यों? क्योंकि बोले भाई डिसीजन मेकिंग के लिए यूजर को कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। और जब हम बात करते हैं फ्यूचर कैश फ्लो की, तो हम बात करते हैं अमाउंट और टाइमिंग दोनों की। सो कब पेमेंट होने वाला है, कितना पेमेंट होना है। और इसीलिए जो प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग में बोला क्या कर रहा है, कि इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये करंट नॉन करंट बाइफरकेशन का रीजन आता है यहां से, that we need to provide information about the future cash flow, amount and timing. So because of the timing, current non current bifurcation is done. देखो ये लिंक्ड है इधर से। बैलेंस शीट बनाते टाइम नहीं सोचते भाई, नहीं बोला है नॉन करंट कर, बट क्यों करना है, इस चीज की वजह से। दूसरा है मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप, सो इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट, दैट हाउ दे वर जनरेट, ये इंफॉर्मेशन हम असेसमेंट करते हैं। अच्छा, पहले बात करते कि अभी कैश फ्लो कैसे असेस करेंगे। तो कैश फ्लो असेस करने के लिए यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी के इकोनॉमिक रिसोर्स यानी कि एसेट्स के बारे में। एसेट से कैश फ्लो कैसे आएगा? तो या तो आप एसेट को बेच दो, या तो एसेट को बिजनेस में यूज करो और वो आपके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेंगे। सो मुझे इंटरेस्ट है कि कंपनी के पास एसेट्स क्या क्या है और वो कितना और कब कैश फ्लो कंपनी के लिए जनरेट करें। दूसरा मुझे इंटरेस्ट है कंपनी के इकोनॉमिक क्लेम्स यानी कि लायबिलिटी और इक्विटी। तो कैश आएगा, लायबिलिटी कैश पेमेंट करना पड़ेगा, फिर बचेगा कितना वो मुझे मिलेगा एज एन इन्वेस्टर। सो कंपनी को फ्यूचर में कितना पेमेंट करना है, क्या टाइम पे करना है, ओके, इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दी इकोनॉमिक क्लेम्स। तो इकोनॉमिक रिसोर्स यानी कि एसेट्स, इकोनॉमिक क्लेम्स यानी कि लायबिलिटी, चेंजेस इनटू इकोनॉमिक रिसोर्सेस एंड क्लेम्स यानी कि इनकम एंड एक्सपेंसेस। एसेट इंक्रीज हुआ कि वो आपका इनकम है, एसेट डिक्रीज हुआ एक्सपेंस है, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ एक्सपेंस है, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ इनकम है। सो वो मूवमेंट जो हो रहा है, सो हमें क्या चाहिए, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है, एक बार सेम लिंक से वापस ज्वाइन कर दो, rejoin it with the using the same link immediately.